हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम क्या है, संबंध एवं फलन, स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटिव चैप्टर है, यानी बड़ा जटिल चैप्टर माना जाता है। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप कापी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और बिल्कुल केयरफुली, मतलब बिल्कुल ध्यान देते हुए एकदम अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको समस्याएं आ जाती हैं बीच में, तो वीडियो को आप एक बार पीछे बैक कर लीजिएगा, उसके बाद पुनः आप एक बार इसको देख लीजिएगा, आपको पूर्ण रूप से अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं संबंध एवं फलन। तो हम लोग पिछली कक्षा यानी कक्षा 11 में हम लोग संबंध एवं फलन के बारे में पढ़े हुए थे। तो इस कक्षा बारे में इसका भूमिका ये है कि कुछ समुच्चयों पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत बनते हैं, उसी को हमको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ चीज़ें कक्षा 11 की बात कर लेते हैं, शायद भूल भटक गए होंगे तो एक बार फिर से याद आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, समुच्चय, ठीक है। जो भी लिखवाएंगे आप वीडियो को रोक करके अपने नोट्स में लिखते चलिएगा, ठीक। और यहाँ पर आपके उन्नति पब्लिकेशन की जो बुक है, उस बुक का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। उन्नति पब्लिकेशन का पूरा बुक का सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी और सारी जो बुक आती हैं बालाजी पब्लिकेशन की, इन सब बुक का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है पहले समुच्चय की। किसकी बात आती है? समुच्चय की, ठीक। देखो, समुच्चय होता क्या है। समुच्चय हम लोग ज़्यादा डीपली में नहीं जाते हैं क्योंकि कक्षा 11 का टॉपिक है। अगर उसी को हम पढ़ाने लगेंगे तो फिर हम लोग इसको शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। क्या होता है? सुपरिभाषित संग्रह होता है। इसका मतलब ये होता है, सुपरिभाषित मतलब ये होता है जिसको आप लोग गिन सको, आप लोग स्पष्ट देख सको, उसको बोलते हैं सुपरिभाषित। बात समझ में आ रहा? जैसे मेरे हाथों में ये मार्कर है, ये मार्कर क्या, मैं और भी मार्कर ले लेता हूँ यहाँ से। ये मान लीजिए ये मैंने कितने मार्कर ले लिए, 2 और 2, कुल मिला लिया। आप देखो, तो ये कहलाएगा एक वस्तु। ये पूरी वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संग्रह बोलते हैं। समूह को संग्रह भी कहा जाता है। सुपरिभाषित क्या है? क्या आप इसे स्पष्ट देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे हो कि कितने मार्कर हैं यहाँ पर? 4। आप गिन भी पा रहे हो कितने मार्कर हैं? 4 मार्कर हैं। बात समझ में आया? उसी क्या बोलते हैं? सुपरिभाषित बोलते हैं। बात समझ में आया? यानी जिन्हें आप देख सको स्पष्ट और उन्हें गिन सको, आप उनकी गिनतियाँ लगा सको, हाँ इतने हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे वस्तुओं के संग्रह समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आया? जैसे आप इस समय कक्षा 12 में हैं, तो कक्षा 12 के आपके कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं यानी बालक और बालिकाओं का समुच्चय क्या है? बिल्कुल है, क्योंकि आप उन्हें गिन सकते हो, देख सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा समुच्चय, यानी जो भी समूह होता है जिनको आप काउंटेबल कर सकते हो, वो सब किस में आते हैं? समुच्चय में आते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम लोग समुच्चय पढ़े थे, तो समुच्चय यहाँ पर कुछ टाइप का होता था, हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े? समुच्चय कुछ टाइप का। पहला पढ़े थे हम लोग रिक्त समुच्चय। क्या पढ़े थे? रिक्त समुच्चय पढ़े थे, ठीक। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? दूसरा पढ़े थे एकल समुच्चय। क्या पढ़े थे? एकल समुच्चय। और तीसरा हमारा क्या था? परिमित समुच्चय। क्या था? परिमित समुच्चय था। और चौथा हमारा क्या था? अपरिमित समुच्चय। क्या था? अपरिमित समुच्चय था, ठीक है। ये अपने 4 प्रकार के हम लोग समुच्चय यहाँ पर पढ़े हुए थे। बात समझ में आ रही है? रिक्त समुच्चय ऐसा, इसको बोलते थे एम्प्टी सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो,
उसको रिक्त समुच्चय कहते थे। उसको हम लोग यहाँ पर फाई से प्रदर्शित करते थे। बात समझ में आ रही है। दूसरा एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय क्या होता था कि जिसमें सिंगल सेट बोलते थे, जिसमें केवल एक अवयव होता था। तो ये ऐसा ब्रेकर लगाते थे, ठीक है। ये ब्रेकर डिनोट करता था किसको, समुच्चय को। और इसके अंदर अगर मान लो मैं कुछ भी लिख दूँ, मान लो यहाँ पर ए लिख दूँ, कुछ भी लिख दिया जाए, तो सब क्या कहलाता था, एकल समुच्चय कहलाता था। परिमित समुच्चय क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा समुच्चय को दर्शाने वाला ब्रैकेट होता है। जैसे यहाँ पर लिख दूँ 1, 2, 3, 4, ये। तो परिमित समुच्चय क्या होता था, जिनकी गिनती गिन सको, वो परिमित कहलाता था। ये देखो, ये समुच्चय यानी समूह दिखा, आप गिन सकते हो कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 मेंबर हैं यहाँ पर। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमित बोलेंगे, ठीक है। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा दिख जाए आपको, 1, 2, 3, 4, ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, डैश डैश। क्या आपको पता है कि डैश डैश के बाद क्या कोई नंबर आ सकता है, आपको नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर गिन भी नहीं सकते हो आप कि 4 तक गिनोगे, लेकिन डैश डैश मतलब क्या, आगे भी तो नंबर हैं लेकिन आप गिन नहीं सकते हो। जब गिन नहीं सकते हो तो उस केस में क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगी। तो ये हमारे था जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए थे, बात समझ में आया। अब इसके बाद जो पहला पॉइंट आता है आपका, वो आता है कर्मित युग्म। क्या आता है, कर्मित युग्म। अब हम लोग जानते हैं कर्मित युग्म क्या होता है, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं कर्मित युग्म। ये कर्मित युग्म होता क्या है, कर्मित युग्म होता क्या है, ठीक है। देखो, मान लो मेरे पास 2 सेट हैं। एक सेट मेरे पास ए है, जेड मतलब समुच्चय। एक सेट मेरे पास क्या है, बी है, ठीक है। मेरे पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। इसका कोई अवयव मान लेते हैं, इसका कोई अवयव ए है, इसका कोई अवयव बी है, ठीक है। मान लिए इसका कोई अवयव ए है, इसका कोई अवयव बी है, ठीक है। तो कर्मित युग्म कैसे बनाते हैं, युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब होता है क्या, जोड़ा। कर्मित मतलब होता है क्रम से, क्या, क्रम से। यानी क्या करेंगे, एक इनसे लेंगे, उसको एक छोटे वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। कैसे, इस तरह, जैसे ऐसे लगाया, फिर समुच्चय ए का एक अवयव ले लिया, फिर कामा लगा दिया, समुच्चय बी का एक अवयव ले लिया, फिर ऐसे बंद कर दिया। तो इसको बोलते हैं कर्मित युग्म। क्या बोलते हैं, कर्मित युग्म बोलते हैं। बात समझ में आया। जैसे हम लोग शादी ब्याह में देखा होगा कि आपके घर में किसी की शादी पड़ती है तो करते क्या हैं, मिठाइयाँ पैक होती हैं। तो एक बड़े से भगोले मान लो उसको ना, तो उसमें एक जगह काला जाम रखा होता है, एक जगह रसगुल्ले सफ़ेद वाला रखा होता है, एक जगह मिठाई रखी होती है। तो हम लोग क्या लेते हैं, एल्युमिनियम का बॉक्स लेते हैं, क्या करते हैं, एक काला जाम उठा कर रखते हैं। मान लो काला जाम मान लो सेट ए और सफ़ेद वाला सेट बी और मिठाई सेट सी हो गई, यानी समुच्चय भी समुच्चय सी हो गई। अब एल्युमिनियम क्या करते हैं, एक काला जाम लेते हैं, एक वाइट वाला लेते हैं, एक उसको लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कर्मित युग्म बन जाता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। बस उसमें 3 पीस हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि युग्म मतलब जोड़ा। केवल जोड़ा 2 ही तो होता है, 3 तो जोड़ा होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 लेते हैं। एक समुच्चय ए का अवयव ले लिए, एक समुच्चय बी का अवयव ले लिए। तो क्या बात समझ में आए, कर्मित युग्म में क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट लगा के एक समुच्चय ए का अवयव ले लेते हैं, एक समुच्चय बी का अवयव, बीच में क्या लगा देते हैं, कामा। तो ये होता है कर्मित युग्म। बात समझ में आए। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसका एक अगला अवयव मान लें, यहाँ पर मैं 2 करता, यहाँ पर मैं 3 करता। अब कैसे कर्मित युग्म बनाते आप लोग, कुछ ना करते, या लिख देते 2, कामा लगा के लिख देते 3। ये हो जाता हमारा कर्मित युग्म। अब ये जो कर्मित युग्म होता है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं, वो जानना ज़रूरी होता है। यानी नोट, जिसको कहते हैं हम लोग नोट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर नोट पॉइंट। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट होती हैं। नोट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर जो कर्मित युग्म ए कामा बी है, इसका मान कभी भी समुच्चय ए कामा बी के मान के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये कर्मित युग्म का सिंबल है, जो छोटा ब्रैकेट लगा है। ये जो मझले ब्रैकेट लगा हुआ है,
ये जो मझला ब्रैकेट लगा उसको मझला समझिएगा, ठीक है, सबके अलग अलग बनाने का स्टाइल होता है। तो ये जो मझला ब्रैकेट होता है इसमें जो अवयव हैं इन दोनों का मान कभी बराबर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर देखो बराबर लगा के ऐसे काट दिया गया है, इसका मतलब इसका मान बराबर नहीं होता है। ठीक, बात समझ में आया। और यहाँ पर होता ये है जैसे a, b कर्मित युग्म का मान, जैसे a, b है तो अब मैं सोचूं ऐसा कि b आगे कर दूं, a, कर दूं, तो कभी भी ये बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आया। यानी a, b कर्मित युग्म a, b डज नॉट इक्वल टू कर्मित युग्म b, a, यानी a, b का मान जो होगा b, a के मान के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसके बाद जो अगला होता है पॉइंट, जो अगला पॉइंट है वो होता है हमारा कार्तीय गुणनफल। क्या होता है, कार्तीय गुणनफल। अब बात करते हैं कार्तीय गुणनफल क्या होता है, हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कार्तीय गुणनफल क्या होता है। तो क्या इसको आप लिख लिए हैं? अगर नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को रोक लीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि हम लोग आगे बात करते हैं। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या है अगला पॉइंट, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, यानी कार्तीय गुणन लिखें। ठीक, तो बस देखिए ध्यान से, केवल आप लोग को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, हमारे साथ लगातार आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए होता ही है जैसे एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे हम लोग अभी पहला लेक्चर है, आप लोग देखते देखते हमारा साथ देते रहेंगे, हम आपका साथ देते रहेंगे, लगातार वीडियो लाते रहेंगे आप सबके लिए। जितना कोशिश हो सकेगा उतनी जल्दी हम लोग कवर करने की, यानी पूरा मैथ का पूरी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए और लगातार पढ़ते रहिए। आप देखिए कि 2 से 3 महीने के भीतर हम लोग काफ़ी चैप्टर इस पर ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है, यानी आपकी उन्नति पब्लिकेशन की जो बुक है उसका सारा का सारा सॉल्यूशन हम इस पर सॉल्व करवा देंगे, बिल्कुल लाजवाब और आसान तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है A, यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, चलो 3 ही तक मान लो, ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा कोई दिक्कत है नहीं फ़िलहाल। ठीक है, और जो दूसरा दिया है सेट वो दिया है A, B, ये ऐसे दिया है। ठीक है, एक सेट दिया है A बराबर इतना दिया है, एक सेट दिया है B बराबर इतना दिया है, तो इसका कार्तीय गुणन निकालना है। कार्तीय प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। कार्तीय गुणन कैसे निकलता है, ये जो A है ना, A को ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, ये B लिख देते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है, क्या होता है, लिखने का तरीका होता है। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास B है सेट और एक C है, तो इनका कार्तीय गुणन कैसे लिखोगे, तो आप लिख दोगे B क्रॉस C, ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आया। अब ये कैसे करेंगे, ध्यान दो, इनको लिखने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, फिर यहाँ पर A, B यहाँ पर ऐसे करते हैं। अब A क्रॉस B हमको निकालना है, तो यहाँ पर ऐसे ब्रेकर लगा देंगे, ऐसे छोटा ब्रेकर लगाएंगे। अब एक बार 1 लिखेंगे, फिर कामा, फिर 1 लिखेंगे, ब्रेकर बंद कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर कामा B लिख देंगे। ठीक, तो A एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिख दिया। अब किस पर आ जाएंगे, कामा 2 पर आएंगे, 2 कामा A लिखेंगे, फिर 2 कामा B लिखेंगे, फिर कामा लगा देंगे, फिर 3 कामा A लिखेंगे, फिर 3 कामा B लिखेंगे। तो ये जो लिखा गया, ये जो टोटल ये जो लिखा गया है, ये आप लोग ये मत लगाइए, तो हम आपको समझाने के लिए है ना, ये वाला ब्रेकर। चलो ऐसे बंद कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। चलिए ये देखिए, तो ये जो बॉक्स के अंदर जो लिखा गया है, यही क्या होता है, हमारा कार्तीय गुणन होता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। देखो अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग, अगर चैनल से अभी नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाइए। ठीक, अब यहाँ पर अगर
अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी निकल गया, अगर आप मान लीजिए आपसे बी क्रॉस ए पूछे, यानी बी क्रॉस ए निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है, तो बी वाला पार्ट आगे लिख दीजिए, यहाँ पर गुणा लगाइए, यानी गुणा मतलब क्रॉस लगाइए, ए वाला पार्ट पीछे लिख दीजिए 1, 2, 3। अब बी क्रॉस ए निकाल लीजिए, ब्रैकेट लगाइए A, 1, तो A, 2 और A, 3, ठीक, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। B, 1 और B, 2 और B, 3, तो ये निकला क्या, B क्रॉस A का कार्तीय गुणन निकल गया। बात समझ में आया। अब इसमें भी कुछ नोट पॉइंट होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं लिखवा देता हूँ नोट पॉइंट क्या होता है। तो देखिए नोट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि कभी भी A क्रॉस B का जो मान होगा वो B क्रॉस A के, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट B बोलते हैं इसको, हम लोग क्रॉस बोलते हैं, वो अलग बात हो गई। इसको बोलते हैं A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कार्तीय गुणन A। बात समझना, यानी A क्रॉस B का मान B क्रॉस A के मान के बराबर नहीं होता। देखो डजनार लगा है ना, ठीक, बात समझ में आया। अब और क्या होता है कि A क्रॉस B का मान यहाँ पर क्या हो सकता है, फाई हो सकता है। फाई मतलब रिक्त हो सकता है। रिक्त तभी हो सकता है, यानी A क्रॉस B का मान रिक्त तभी हो सकता है जब A में भी क्या हो, एक भी, यानी समुच्चय यानी एक भी सेट ना हो, यानी एक भी अवयव ना हो, और B में भी एक भी अवयव ना हो। बात समझ में आया। यानी A क्रॉस B तभी रिक्त हो सकता है जब A भी खाली हो और B भी खाली हो। जैसे मान लो मेरे पास 1 रुपया नहीं है, उनके पास भी 1 भी रुपया नहीं है। अब हमारा और उनका मिलाकर क्या निकालो, कार्तीय गुणन निकालो, तब उनके भी क्या होगा, एक को 5 रुपये नहीं, क्योंकि उनको जो रुपए लेना है, मान लो 3 बंदे, एक मैं हूँ, एक मेरा मित्र है, एक बंदा और है। उस बंदे को जो रुपया चाहिए हम ही दोनों द्वारा चाहिए। मेरे पास 1 भी रुपये नहीं है, मेरे मित्र के पास भी 1 भी रुपये नहीं है। अब वो क्या करेगा, उसके पास रुपया होगा नहीं होगा, क्योंकि उसको रुपया किससे चाहिए, हमसे चाहिए और हमारे मित्र से चाहिए, तो उसके पास भी क्या होगा, रिक्त होगा, यानी उसके पास भी रुपया नहीं होगा। बात समझ में आया। क्योंकि अगर मुझसे लेता, मेरे मित्र से लेता, तब उसके पास भी रुपया आ जाता, लेकिन जब मेरे पास है ही नहीं, जब मेरे मित्र के पास भी नहीं है, तब उसके पास कहाँ से आएगा। तो वही हाल इसमें भी है कि अगर A कार्टेशियन प्रोडक्ट B अगर रिक्त, देखो फाई मतलब क्या होता है, रिक्त होता है ना, रिक्त है, तो कब होगा रिक्त कंडीशन, जब A भी रिक्त होगा और B भी रिक्त होगा। बात समझ आया। और मान लो यहाँ पर A क्रॉस B, ये रिक्त कब नहीं होगा, ये रिक्त कब नहीं होगा, जब A के पास भी कुछ ना कुछ होगा और B के पास भी कुछ ना कुछ होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कब रिक्त नहीं होगा, जब A वाला भी रिक्त नहीं होगा, B वाला भी रिक्त नहीं होगा। देखो लगा है ना, डज नॉट कम, तो रिक्त नहीं होगा। बात समझ में आएगा। अब यहाँ पर होता ये है कि कभी कभी टीचर पूछ लेता है आप लोगों से कि जैसे A दिया है, हाँ ठीक है, B दिया है, बात समझ में आ रही है। अब टीचर अगर पूछ ले कि आप बिना पेन से सॉल्व किए आप क्या बता सकते हो, इनका जो कार्तीय गुणन होगा कितना बनेगा, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कितना बनेगा। तो यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 ठो बनाना। लेकिन इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट देख सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है। A क्रॉस B हम लोग जानते हैं ना, तो A में कितने अवयव हैं, 1 2 3 लिख दो, गुणे B में कितने, 1 2, तो 2 कर दो, 3 दूनी कितना करा दो, 6। तो देखो यहाँ भी 6, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया। जैसे मान लो यहाँ पर देखो 2 हैं, यहाँ पर 3, तो 3 दूनी 6। तो कितने कितने कार्टेशियन गुणन बनेंगे, कितने इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यानी जितने A में अवयव हों, जितने B में आपस में मल्टीप्लाई करा दो। यानी देखो 1 2 3 हो गए, 1 2 2 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। बात समझ में आ गया। अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम लोग पढ़े क्या थे, हम लोग पढ़े थे एक प्रांत पढ़े थे, उसके बाद परिसर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रांत और परिसर। यानी कोई आपको कोई रिलेशन दे दिया जाता था, कोई संबंध दे दिया जाता था, उसमें आपसे क्या पूछता था? प्रांत और परिसर पूछता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं यहाँ पर प्रांत और परिसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर इसको रफ करते हैं। इसका रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसको रोक कर लिख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है प्रांत परिसर। देखिए यहीं से मैं इसको रिलेशन बना देता हूँ। ये जो दिया गया है इसको क्या करते हैं हम लोग? रिलेशन बना देते हैं। ठीक, चलो इतना ही, इसी से हम आपको समझा देते हैं प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। चलिए ये देखिए आपके सामने एक रिलेशन, मान लो ये हमने आर कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ पर आर लिख दिया। ठीक है, चलो यहाँ पर ये हमने आर लिख दिया और यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि दिए गए रिलेशन में प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। ये जो रिलेशन दिया गया है ये प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। तो प्रांत क्या होता है सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर जान लीजिए। प्रांत क्या होता है? जो आर का प्रथम घटक होता है, आर के प्रथम घटक को क्या बोलते हैं? आर के प्रथम घटक। आर के प्रथम घटक मतलब कौन होता है? जैसे ये है ना, इसका प्रथम ये, 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 इसका प्रथम ये। तो देखो प्रथम में कौन कौन आया हुआ है? एक आया हुआ है, फिर यहाँ भी एक है, तो दो बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता। फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3। तो ये जो निकला इसको बोलते हैं क्या हम लोग? इसको बोलते हैं प्रांत। ठीक है, ऐसे कोई भी रिलेशन दे देगा, उस रिलेशन का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। ठीक है, और समझ में आ रहा है? और यदि पहले से निकला होगा तो आप क्या करोगे? जो भी रिलेशन दिया रहेगा उसका प्रथम घटक, प्रथम घटक मतलब ये इस सबका प्रथम, ये प्रथम हो गया, ये प्रथम, ये प्रथम, ये प्रथम, ये प्रथम, ये प्रथम। लेकिन यहाँ दो बार एक है तो एक बार लिखेंगे, यहाँ पर 2 बार एक है, 2 बार 2 है तो 2 बार एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर 3 2 बार है तब भी क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है परिसर क्या होता है। परिसर क्या होता है? आर के द्वितीय घटक। आर के कौन सा घटक? आर के द्वितीय घटक। द्वितीय घटक में देखो कौन सा है? ए आया हुआ है, बी आया हुआ है, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो इसका मतलब कौन सा आया हुआ है? ए आया हुआ है और क्या आया हुआ है? बी। 2 बार नहीं लिखेंगे। लास्ट में देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये द्वितीय आ रहा है। द्वितीय देखो पहला ये होता, दूसरा हो तो दूसरा आया, तो ए कामा बी, ए कामा बी। तो ये हो गया हमारा परिसर हो गया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आपको और बताऊँ, जैसे 1 कामा 2, 3 कामा 4, 5 कामा 6, 7 कामा 6, 4 कामा 3। अब मैं अगर आपसे प्रांत पूछूं, यहाँ मान कोई रिलेशन दे दिया जाए, आपसे क्या पूछूं? प्रांत पूछूं, तो चलो बताओ कौन सा? देखो यहाँ पर 1 आया है, 3 आया है, 5 आया, 7 आया, 4 आया। तो यानी क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 4। ये क्या हो गया हमारा? प्रथम घटक हो गया, यानी प्रांत हो गया। परिसर क्या होता है? परिसर होता है द्वितीय घटक। क्या होता है? परिसर द्वितीय घटक होता है। तो द्वितीय घटक क्या हो जाएगा? देखो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, और उसके बाद 6 फिर से आ गया, छोड़ दो, और यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। ये क्या हो गया हमारा? परिसर हो गया। बात समझ में आया? यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई होंगी। तो आज ही इतना ही काफ़ी है। हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको देखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, आप लोग कम समय में अच्छे से चीज़ें पढ़ सको। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपके जितने यार मित्र होंगे वहाँ तक इस चैनल को पहुँचाइए ताकि वो भी बिल्कुल बेसिक्स यानी 0 to हीरो बन सकें मैथ में। और उन्नति पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्नति के मिलेंगे, एनसीईआरटी भी मिल जाएंगे, आपको हर एक किताब के यहाँ पर सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बस थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, और आप लोग साथ दीजिए। और जो कुछ दिक्कत आई, जो भी परेशानी आपको आ रही होंगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर दीजिए,
और हम रीड करें आपके डाउट को क्लियर कर दें। तो कल मुलाकात करेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। तो कल से आपका आ गया मेन टॉपिक, जिसका आप लोग का बेसब्री से इंतज़ार था। इसलिए कल दिन बिल्कुल गैप मत करिएगा और वीडियो को देखिएगा और उसके बाद उसके नोट्स बनाइएगा और उसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। बात समझ में आए? फिर आप देखिए मैथ आपके लिए बिल्कुल खिलौना हो जाएगा। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।